back to your own YouTube channel Exploring Education. Now moving on with the chapter dealing economic reforms since 1991. आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो 3 पिलर थे ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने शामिल किया था। उनमें से फर्स्ट पेज को हम कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट पिलर को हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका नाम है लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होगा? लिबरलाइजेशन को अगर मुझे समझना हो तो लिबरलाइजेशन को कैसे डिफाइन करूं? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से लिबरल करना। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ठीक है, अगर 1991 से पहले अगर मैं बात करूं तो देयर आर सो मेनी पॉइंट जिन्हें मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, जिनको अगर मैं बात करूं तो वो किसी भी एंगल से सूटेबल नहीं थे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मींस एक एक्सेसिव कंट्रोल हमने बात की थी, फेरा एमआरटीपी एक्ट के तहत बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। पब्लिक सेक्टर हमने कंसीडर किया कि 5 यूनिट से लेकर आप 1991 तक 232 यूनिट्स आपके पास होगी जो पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होना, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी करवाना, एक प्रोसेस बहुत लंबी होती, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की 1991 से पहले। तो लिबरलाइजेशन के माध्यम से क्या हुआ कि जो अननेसेसरी कंट्रोल था, एक्सेसिव कंट्रोल था गवर्नमेंट का, उसको खत्म किया गया और जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उनको एक फ्रीडम दी गई कि आप अपने डिसीजन क्या हो सकते हैं, अपने आप ले सकते हैं। यानी एक फ्रीडम, एक लिबरलाइजेशन हमने उनको दिया। लिबरल हमने उनको कंसीडर करने का ऑप्शन दिया, अवसर दिया, उनको कहा कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। यानी आपकी इकोनॉमी में जो भी आपको डिसीजन लेने हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, वो डिसीजन टेकिंग पावर हमने किसको हैंड ओवर की? इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, या उनको हमने डिसीजन टेकिंग पावर दी, उनको फ्रीडम हमने प्रोवाइड की अंडर द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक्सेसिव कंट्रोल को आप खत्म करेंगे। ठीक है, और जो डिसीजन टेकिंग पावर है उसको मैक्सिमम आप क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे किसके पास? उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास। ठीक है, जैसा हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मेन एस्पेक्ट यही है कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम से कम करना। 1991 से ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूं, पब्लिक सेक्टर का रोल हमें कम से कम करना था। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल हमें इंक्रीज करना था। इसके प्रोसेस के अंतर्गत जो पहला स्टेप था वो था लिबरलाइजेशन, जिसके तहत हमने फ्रीडम उनको प्रोवाइड की, एक्सेसिव कंट्रोल को हमने खत्म किया, जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन थे उनको हमने खत्म किया, जिसमें लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब बात करें मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन या कौन कौन से स्टेप्स हमने लिबरलाइजेशन के अंतर्गत लिए, उनकी हम बात करते हैं। जो स्टेप्स हमने कंसीडर किए हैं किसने, अगर डेफिनेशन को भी डिफाइन करूं तो यहाँ पे जो एक्सेसिव कंट्रोल था, या फिर मैं कहूं अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हमें खत्म करना था, उनको हमें रिवॉक करना था, और इकोनॉमी को फ्रीडम या इंडस्ट्रियल यूनिट को हमें फ्रीडम प्रोवाइड करनी थी रिगार्डिंग द डिसीजन टेकिंग पावर। ठीक है, तो जो स्टेप हमने लिबरलाइजेशन में अडॉप्ट किया उसमें सबसे पहले अगर बात करें कि एग्जेम्पशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। 1991 से पहले क्या होता था कि आपको हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता था, चाहे आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपल्सरी होता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के माध्यम से जो पहला स्टेप हमने किया उसमें क्या किया कि जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म किया और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को हमने खत्म किया। ठीक है, तो इसके तहत पब्लिक सेक्टर में केवल अपने पास अगर मैं बात करूं तो अल्कोहलिक जो है वो, दूसरे हम बात करें सिगरेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जो हैजर्ड्स केमिकल है उनकी हम बात कर लेते हैं, लास्ट में हम बात करें जो मतलब यहाँ पे कंसीडर करें जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे या जो हैवी कैपिटल गुड्स वगैरह थे उनको क्या करता था, जो हैवी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको इनको गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, और बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए जो नेचर ऑफ इंडस्ट्री थे उनके लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया। ठीक है, केवल ये 5 और 6 सिलेक्टेड इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अपने अंदर में रखा, या इनके लिए लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को कंपल्सरी रखा, बाकी सबको फ्री हैंड रखा कि आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, आप सिर्फ बिजनेस के बाकी फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट अपने आप कंप्लीट कर लेगी। दूसरे स्टेप में बात करें फ्रीडम ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक्सपेंशन का मतलब होता है इंडस्ट्री को एनहांस करना, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करना, उसके मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को एनहांस करना। ठीक है, तो उसमें ये भी था कि एक लिमिट पहले इंपोज की जाती थी, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करनी पड़ती थी, उसके बाद आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे, यानी एक से ज्यादा स्टेट, एक से ज्यादा सिटीज में आपको बिजनेस करना है,
तो यू विल हैव टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज सजेस्टेड और आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। तो वो जो एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट थी उस पे जो फाउंडेशन था वो गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन कर खत्म कर दी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे बात करें फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन। फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि लिमिट तय की जाती थी कि नंबर ऑफ यूनिट जो आप बनाओगे, ये जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो एक फिक्स रेंज में रहेगा। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करेंगे, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो उस प्रोडक्शन या उस लिमिट को रखने के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था कि पहले अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगी तो सिचुएशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या है, लिमिट इंपोज करके रखी थी किस पे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, और लिबरलाइजेशन ने इस वॉल्यूम को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। यानी जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी बिजनेस यूनिट या इंडस्ट्री खुद डिसाइड करेगी। उसके बाद रिलैक्सेशन फ्रॉम द मोनोपोलीज एक्ट। अब मोनोपोलीज एक्ट का मतलब हमने यहाँ पे बात की थी MRTPA। ठीक है, इसके तहत क्या था कि मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग अगर मोनोपोली आपके पास है, तो जिस व्यक्ति ने मोनोपोली ले रखी है, जिस व्यक्ति के पास मोनोपोली राइट है उसके प्रोडक्शन का, तो उसके अलावा कोई उसको क्या करना, प्रोडक्शन नहीं करवाता था। ठीक है, यानी जो हम बात करें कि भैया आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसका जैसा डुप्लीकेट नहीं बना सकते, इस तरह के एस्पेक्ट थे। मतलब मोनोपोली एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दिया जाता था किसको, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। तो उस मोनोपोली एक्ट को खत्म करके यानी रिलैक्सेशन दिया गया कि अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक से ज्यादा व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं या उसका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें इंक्रीज इन लिमिट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ SSI, यानी यहाँ पे हमने पहले भी बात की है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इनिशियल स्टेज पे क्या था, इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। ठीक है, यानी अगर एक पर्टिकुलर लिमिट आपके पास है, मान लेता हूं यहाँ पे 5 लाख आपके पास है, 5 लाख से ज्यादा अगर आ जाएगा तो आप एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे कंसीडर किए जाओगे, छोटी इंडस्ट्री के तौर पे आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे मेनली हम कंसीडर करें किसको, MSME। ठीक है, जो माइक्रो स्मॉल मैक्रो एंटरप्राइजेज होंगी, तो इनमें इन्वेस्टमेंट लिमिट को क्या किया, इनहेंस किया गया, उनका क्राइटेरिया क्या किया गया, ज्यादा किया गया ताकि वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इनहेंस कर सकें। उसके बाद फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्री गुड्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनके इंपोर्ट पे क्या था, पहले बाउंडेशन था। यानी 1991 से पहले अगर बात करें तो आप कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करने से पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो एक प्रोसेस बताई गई, जो फॉर्मेलिटीज बताई गई, उनको आप कंप्लीट करोगे। एंड इन दैट केस अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है, अलाउ करती है, तो ही आप क्या करेंगे, उस कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, हैवी गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन में इसका भी जो फाउंडेशन था कि कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसको खत्म किया गया। अब आप आसानी से इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रीडम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कैपिटल गुड्स की हमने बात की, पहले टेक्नोलॉजी भी क्या थी, नहीं हो पाती थी, लेकिन आजकल हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवा लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंसीडर करें आउटसोर्सिंग को, तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना होगा कि मान लो एक यूएसए की कंपनी है, उसको अपने अकाउंट्स बनाने, तो वहां पे रेट ज्यादा है, तो उसने क्या किया, इंडिया में किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करके क्या किया, अपने अकाउंट्स बना लिए। तो ये आउटसोर्सिंग है, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट केवल किसकी वजह से पॉसिबल है, लिबरलाइजेशन की वजह से। पहले टेक्नोलॉजी पे फाउंडेशन था, आउटसोर्सिंग पे फाउंडेशन था, अब उस फाउंडेशन को खत्म किया गया। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स। ये हम इसको डिटेल में कंसीडर करेंगे टैक्स रिफॉर्म में, लेकिन टैक्स रेट्स को कम करना, इसका मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे सब्सिडी को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो एक मतलब वाइटल पार्ट बना 1991 के रिफॉर्म्स के बाद। तो टैक्स रेट में रिबेट भी क्या था, लिबरलाइजेशन का एस्पेक्ट था। यानी पहले 1991 से पहले जो टैक्स पॉलिसी थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी, उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। उस टैक्स रेट या टैक्स पॉलिसी को भी क्या किया गया, फ्लेक्सिबल किया गया, लिबरलाइजेशन। इसको हम डिटेल में बाद में कंसीडर करेंगे। फिर आता है फ्रीडम टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब पहले क्या था कि गवर्नमेंट ही क्या करती थी, भैया कितना लोन दोगे ये भी हम तय करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये भी हम तय करेंगे, आपकी वर्किंग पॉलिसी क्या होगी ये भी हम तय करेंगे, यानी आपकी जो रूल रेगुलेशन है वो भी हम बनाएंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम दी गई कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी खुद तय कीजिए, किसको लोन देना है किसको नहीं देना ये भी आप क्या करेंगे, तय करेंगे। यानी जो फाइनेंशियल बैकअप आप देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट आप देंगे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, वो डिसीजन अपने हाथ में रखिए। हम आपके पास वो क्या करते हैं, वो फ्रीडम आपको प्रोवाइड करें कि ये डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का मतलब जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे पहले क्या होता था कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपया लगातार क्या होता था, कमजोर होता था, और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आता था किसके ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि पहले ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट करते थे, ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाते थे।
तो एक जो करेंसी का वैल्यूएशन था उसमें एक स्टेबलाइजेशन मुझे चाहिए था, और स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हमने एक फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को अप्लाई किया, जिसके तहत हम ये मेक श्योर करते थे कि ये मेक श्योर किया जाता था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके कंपैरिजन में या फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी के बीच का जो गल्फ है वो कम से कम हो, ताकि हमें इंटरनेशनल लेवल पर एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मिले, जिसका बेनिफिट इकोनॉमी को डेवलपमेंट के या प्रोस्पेक्ट में मिल सके। ठीक है, लास्ट बात करें एंड ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या था कि मैं एक सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करूं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस की। जब ये लाइसेंस दिया जाता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसके ऊपर लिमिट फिक्स कर दी जाती थी कि जो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट है वो इससे ज्यादा नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट है वो इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसको इन टर्म्स ऑफ मनी बात करो चाहे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आप बात करो वेट में, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे ये भी क्या था, एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के ऊपर। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसमें क्या किया, ये इस तरह के फाउंडेशन, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया, खत्म किया गया। फ्री हैंड आपको दी गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, क्वांटिटी किस क्वालिटी या कौन से गुड्स या सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इस संबंधी रीजन किसको दी गई, जो व्यक्ति या पर्टिकुलर इंडस्ट्री डील करती है किसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बाद में हम इसके बारे में बात करते हैं जो इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उनके बारे में। तो हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन के जो डिटेल एस्पेक्ट है उनके बारे में, मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि 1991 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 और 93 में, उनके मार्गदर्शन में या फिर हम कंसीडर करें प्राइम मिनिस्टर जिसने हमने बात की चंद्रशेखर राव, डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, इनके मार्गदर्शन में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अप्लाई किया गया। तो किन किन सेक्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया गया, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन उसमें, उनमें अगर बात करें सबसे पहले जो लाइसेंस बिजनेस थे उनमें रिफॉर्म्स को लागू किया, लाइसेंस के रिक्वायरमेंट को खत्म किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहले एक लिमिट फाउंडेशन होता था 51% तक आप कर सकते थे, देन उसके बाद उस लिमिट को इनहेंस किया गया। ठीक है, उसके बाद आता फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, पहले टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट में दिक्कत होती थी, यानी आपको विदेशों से अगर टेक्नोलॉजी मंगानी है तो उसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, पेपर ट्रेल आपको कंप्लीट करना पड़ता था, उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। ठीक है, उसके बाद मर्जर अमालगमेशन ऑफ यूनिट्स, यानी कोई इंडस्ट्री अगर ढंग से काम नहीं करी, वो एक सेकंड इंडस्ट्री के तौर पे कंसीडर की जाती है, तो उसको दूसरी इंडस्ट्री में मिलाया जा सकता है या कोई दूसरी यूनिट उसको टेक ओवर कर सकती है। ठीक है, तो मर्जर अमालगमेशन पॉसिबल किया गया। ठीक है, उसके बाद सिंपलर एग्जिट पॉलिसी, पहले क्या होता था बिजनेस स्टार्ट करना आसान था, उससे बाहर आना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था, यानी बिजनेस को अगर बंद करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता था। ठीक है, तो उसको क्या किया, मेक श्योर किया गया कि एग्जिट पॉलिसी वो भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी जब कोई इंडस्ट्री अपने आप को मार्केट से बाहर ले जाना चाहती है तो उसके लिए वो एक वे ऑफ एग्जिट हमें कंसीडर करना जो इजी तरीके से, आसान तरीके से वो बाहर आ सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन और डीमेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, बिल्कुल आसान है। फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिंग प्रोड्यूसिंग यूनिट, सिंपल सी बात है, जब लिबरलाइजेशन हुआ तो जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनको एक इनहेंस मिला, उसको इनिशिएटिव मिला, उनको एक बढ़ावा मिला, जिससे उन्होंने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट किया। यूज ऑफ न्यू मशीन टेक्नोलॉजी, एक जो ट्रेडिशनल मेथड था प्रोडक्शन का उसको रिप्लेस किया गया किसके साथ, न्यू टेक्नोलॉजी। ये भी एक मेरिट्स है कि इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन है उनके माध्यम से प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन प्रोडक्शन, पहले गवर्नमेंट के बहुत सारे लिमिटेशंस फिक्स रहते थे, गवर्नमेंट का हर स्टेप के ऊपर एक परमिशन या मैं कहूँ एक फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ती थी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। वो जो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का होता था उसको कम से कम किया गया, किसमें, लिबरलाइजेशन में, ये इसका एक मेरिट्स है। उसके बाद बात करें फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई, ये हमेशा से कंसिडरेबल इशू है रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लिबरलाइजेशन से ये भी मेंशन किया गया कि जब भी आप बात करेंगे एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, उसका एक फ्री फ्लो आप लिबरलाइजेशन के माध्यम से पॉसिबल हुआ किसमें, इंडियन इकोनॉमी में। और उसके बाद बात करें फ्रीडम फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब लाभ फीताशाही, मैं कहूँ बहुत सारा जो पेपर ट्रेल, करप्शन को थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, पेपर ट्रेल, बहुत ज्यादा डिले होना, तो वो ब्यूरोक्रेसी को क्या गया, खत्म किया गया, लाल फीताशाही को खत्म किया गया, और एक प्रोसेस ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ गेटिंग लाइसेंस रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो एक फ्री फ्लो में हुआ, और करप्शन को कम से कम करने की कोशिश की गई। यानी जो अंडर द टेबल एक मतलब रिश्वत वगैरह देके आप काम कराते थे उनका जो उसके ऊपर कंट्रोल किया गया, और जो डिले होता था गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कहूँ या मतलब एक जो काम डिले होता था उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, उस टाइम को कम से कम किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद बात करें डिमेरिट्स में, तो बात करें ऑल द डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। हम बात करें मॉडल ऑफ इकोनॉमी की, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिज्म का मतलब भैया मार्केट आपका है तो मार्केट के फोर्सेस डिसाइड करेंगे क्या प्रोडक्शन क्या करनी है, यानी सोशल वेलफेयर वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो सारे डिमेरिट्स कैपिटलिज्म इकोनॉमी के किसमें, जो कैपिटलिज्म मॉडल है इकोनॉमी का वो
लिबरलाइजेशन के तहत क्या हुए, अप्लाई हुए। उसके बाद बात करें इग्नोरेंस ऑफ द सोशल वेलफेयर। इग्नोरेंस ऑफ सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है कि फिर वही बात आती है कैपिटलिज्म इकोनॉमी मॉडल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर होगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट आपको डिसाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में प्रोडक्शन को लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ द मोनोपोलीज, एक लिबरलाइजेशन का ये भी डिमेरिट्स था कि इसके इंप्लीमेंट से यानी इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अप्लाई होने से मोनोपोलीज एक्ट जो हमने कंसीडर किया था कि उसका एक्सेसिव कंट्रोल गवर्नमेंट का उसको कम से कम रखना था, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इस बात की पॉसिबिलिटी भी बनी कि जो मोनोपोलीज एक्ट है या जो मोनोपोलीज एक्ट क्रिएट हम करते थे उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव आ सकता है, यानी लोग जो प्रोडक्शन यूनिट है वो अपने तक सीमित हो सकती हैं, यानी अपने हिसाब से क्या है प्रोडक्शन के डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल वी हैव रिगार्डिंग द फर्स्ट पिलर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, प्राइवेटाइजेशन की। टिल देन थैंक यू सो मच।